नमस्कार अपना प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो चलिए आज मैं फिर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, जितने भी विधि है ना, ये चार मैं विधियां लेके आई हूँ जो मोस्ट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट विधि है। ठीक है, चार मेथड जो हर बार आपके एग्जाम में आते हैं, चाहे आप कौन सा भी टेट उठाकर देख लो, कोई भी टीचिंग एग्जाम उठाकर देख लो। तो चलिए फटाफट से करते हैं और इनको ना विद एग्जाम्पल करेंगे, बिल्कुल जो अपने डेली यूज में एग्जाम्पल होते हैं ना उनके थ्रू करेंगे। तो देखिए फटाफट से, पहली है आपकी आगमन विधि। ठीक है, आगमन नाम से ही देखो, आगमन आया हुआ। आगमन का मतलब यही तो है ना, किसी का आगमन होता है, कोई आता है। ठीक है, इसको बोलते हैं इंडक्टिव मेथड। देखिए क्या होता है, इसमें हम पहले एग्जाम्पल देते हैं, बाद में नियम बनाते हैं। कैसे, क्या कहना चाह रही हूँ मैं, देखो इसमें जैसे आप छोटे बच्चे होते हैं ना, उनको एक तो आप ये बता दो कि 2 + 3 = 5 होते हैं। ठीक है, या 2 को मल्टीप्लाई करके 3 से 6 आता है। देखो एक तो आपको ना बिल्कुल उनको डायरेक्ट बोलो कि बेटा 5 + 6 = 11। एक तो हमने ऐसे बता दिया। एक मैं क्या करूं, मैं 5 उनके लिए ना बीट्स लेके आऊं, या 5 उनके लिए मैं पेन लेके आऊं अलग कलर के, और 6 पेन लेके आऊं अलग कलर के, उनके आगे डाल दूं बच्चों के आगे, और बोलूं कि बताओ बेटा ये टोटल कितने हैं। ब्लू कलर के पेन और रेड कलर के पेन बताओ कितने हैं। तो देखो सपोज करो मैंने 5 लेके आई हूं मैं रेड कलर के, और 6 में लेके आए किसके, ब्लू कलर के। ठीक है, तो अब बच्चे इनको काउंट करेंगे और बताएंगे मैम ये टोटल पेन कितने हैं, 11 है। ठीक है, यहाँ पे तो मैंने डायरेक्ट कुछ एक्टिविटी नहीं थी, कुछ नहीं था, मैंने बोला 5 + 6 कितने होते हैं, 11 होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैंने एक्टिविटी करवाई है बच्चे को, और जहां पर एक्टिविटी होगी वहां पर कौन सी विधि होगी, आगमन विधि होगी। और एग्जाम्पल देख लीजिए, अगर मैं बच्चों को एक बात बता दूं कि बेटा बाहर का खाना मत खाना, इससे आप बीमार हो सकते हो, क्योंकि मसाले खाने से क्या हमारे पेट में दिक्कत होती है, ये बात मैंने बता दी। लेकिन ये तो हो गई हमारी अलग से मेथड। लेकिन अगर मैं उनको ये बोलूं, अगर उनको डेली मसाले का खाने को दूं, एग्जाम्पल के लिए बता रही हूँ, डेली मसाले का खाने को दूं, बच्चे डेली मसाले का खाएंगे, उनका पेट हो जाएगा खराब। तो बच्चे ऑटोमेटिक, बच्चों को ये पता लगेगा कि मैम हम जब डेली मसाले का खाते हैं ना तो हमारा पेट खराब होता है। आई ये बात समझे, मतलब कि बच्चे को बताकर नहीं बल्कि करवा कर वो चीजें करवानी है। लर्निंग बाय डूइंग हमें बच्चे को करवानी है। एक और एग्जांपल ले लिए, संख्या, आपको सबको पता होगा संख्या की परिभाषा क्या होती है ना। तो मैं क्या करूंगी, संख्या की परिभाषा ना देकर बच्चों के सामने मैं बोलूंगी कि बेटा आप खड़े हो जाओ, किसी भी बच्चे को उठाकर, आपका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, आपके दोस्त का नाम क्या है, सबके नाम मैं पूछ लूंगी। ठीक है, फिर मैं वहां पर कोई कुत्ता आ जाता है, कोई डॉगी आ जाता है, तो मैं उससे को बोलूंगी कि बेटा ये क्या है, तो बोलेगा कि डॉगी है, इसका नाम क्या है, उस डॉगी का नाम बता देगा, सोच करो टॉमी। ठीक है, तो मैं उनको ये एक एक चीज दिखा दिखा कर, बेटा आप किस पर बैठे हो, बेंच पर बैठे हो। ठीक है, आप जो जो आपने ये चीजें बोली है ना, अपना नाम, जो आपका नाम था, जो डॉगी आया था, और जिस बेंच पर आप बैठे हो, वे सारी क्या है, संज्ञा है। पहले वो चीजें दिखाकर फिर मैं उसकी परिभाषा बनाऊंगी। क्या बताऊंगी कि किसी व्यक्ति, जैसे आप कोई व्यक्ति थे ना, ऐसे कोई भी व्यक्ति, किसी व्यक्ति, वस्तु जिस पर आप बैठे थे ना, अभी आप बेंच पर बैठो, घर में भी आपके जितने भी वस्तु हैं वो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या फिर किसी जानवर आदि का नाम का बोध कराने वाले उन चीजों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो वहां से हमारी परिभाषा बन गई, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संज्ञा कहते हैं। पहले हमें एग्जाम्पल देने हैं बच्चे को, मैंने डायरेक्ट परिभाषा नहीं बताई, बल्कि पहले मैंने उनको एग्जाम्पल दिए। ठीक है, और एग्जाम्पल के बाद मैंने एक उनके लिए नियम बना दिया, एक परिभाषा बना दी। आई की बात समझिए। तो यहाँ पर क्या होता है, हमें पहले एग्जाम्पल देने हैं बच्चे को, बहुत सारे अलग अलग तरीके के। ये मोस्टली छोटी क्लासेस के लिए होता है। ठीक है, जब बच्चा बहुत छोटी क्लासेस में होता है तो थोड़ा इजी हो जाता है बच्चे के लिए सब कुछ करना, लेकिन जैसे जैसे बड़े होते जाते हैं तो फिर ये एग्जाम्पल तो हम दे दे बच्चे को, लेकिन फिर क्या है, वो सिलेबस वगैरह कंप्लीट नहीं हो पाता। तो ये क्या है, छोटे बच्चों के लिए जरूरी होती है ये आगमन विधि। ठीक है, तो हमें क्या करना है, पहले एग्जाम्पल देना है और बाद में हमें क्या करने हैं, नियम बनाने हैं आगमन विधि में। अगला देखो, इसमें क्या होता है, ज्ञात से अज्ञात। हमारे पास वो चीजें होती हैं, ज्ञात होती है हमें वो चीजें। ठीक है, हमें ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाना होता है। ठीक है, नोन से अननोन की तरफ जाना होता है। हमारे सामने पहले वो चीजें हैं, जैसे मैंने बताया, संख्या का मैंने उदाहरण दिया, कि बहुत सारी चीजें का मैंने उदाहरण दिया पहले बच्चों को, फिर मैंने एक परिभाषा बता दी। और बहुत सारी चीजें तो बच्चों को पता थी ना, ज्ञात थी ना, ज्ञात चीजों से हम किसकी तरफ गए,
वो परिभाषा जो हमें पता ही नहीं थी अज्ञात की तरफ। ठीक है, तो हम किस में जाएंगे, ज्ञात से अज्ञात की तरफ जाएंगे, विशिष्ट से सामान्य की तरफ। भाई साहब ये याद रख लेना, बिल्कुल ध्यान में रख लेना। ठीक है, विशिष्ट से सामान्य की तरफ, इसका मतलब क्या है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल दिए, अलग अलग विशिष्ट एग्जाम्पल दिए, मैंने आपको अलग अलग तरीके के स्पेसिफिक एग्जाम्पल दिए। उसके बाद मैंने उनका एक सामान्यकरण कर दिया, जनरलाइज कर दिया, उनको मिला के एक साधारण सा नियम बना दिया, सामान्य सा नियम बना दिया जो हर जगह लागू होगा। आई है बात समझ? पहले मैंने आपको विशिष्ट उदाहरण दिए, उसके बाद मैंने क्या किया, आप लोगों के लिए एक सामान्यकरण कर दिया, एक नियम बना दिया, सामान्य सा नियम बना दिया जो हर जगह हमारा लागू होगा। तो ये ध्यान में रख लेना, ये विशिष्ट से सामान्य की तरफ होगा। बच्चे इसमें उल्टा करके आ जाते हैं कि बार सामान्य से विशिष्ट नहीं होगा, विशिष्ट विशिष्ट मैंने आपको एग्जांपल दिए, फिर आपने उनका सामान्यकरण कर लिया, जनरलाइजेशन कर लिया और आपने एक जनरल सा फॉर्मूला उसका बना लिया। आई है बात समझे? स्थूल से सूक्ष्म की तरफ, मैक्रो टू माइक्रो। मैक्रो, मैक्रो होता है कोई चीज जो बड़ी होती है ना, उसको मैक्रो बोलते हैं। माइक्रो जो बिल्कुल छोटी सी चीज होती है। तो हम पहले मैक्रो, मैक्रो यानी कि बहुत सारी चीजें आपके पास होंगी, बहुत सारे आपके पास उदाहरण होंगे, उसके बाद एक छोटे से नियम पर आप पहुंच जाएंगे, है ना। एग्जाम्पल तो आपने बहुत सारे लिए होते हैं, मैक्रो एग्जाम्पल होते हैं, उसके बाद आप चीज किस पे पहुंच जाते हो, छोटे से नियम पर पहुंच जाते हो ना। तो ये रूल क्या होता है, मैक्रो टू माइक्रो, स्थूल से सूक्ष्म की तरफ हम चलते हैं। इसमें ये वैज्ञानिक विधि है, अच्छी विधि है, छोटे बच्चों के लिए बहुत बेस्ट मेथड है ये। इससे बच्चे क्या करेंगे, करके सीखेंगे, बच्चे को कुछ रटने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बच्चों के सामने ना बहुत सारे वो डाल दो, बॉक्सेस डाल दो। अब बच्चे को ये मत बताओ कि कोई भी स्क्वायर है उसकी 4 साइड होती है, नहीं, बॉक्सेस वगैरह डाल दो और बच्चे को खुद से देखने दो, बेटा इसकी कितनी साइड्स है, ठीक है, कितनी इनकी। बच्चे के कॉर्नर वे आते हैं ना छोटे बच्चों के फर्स्ट सेकंड क्लास में, कॉर्नर बताओ, एजिज बताओ, किनारे बताओ। तो बच्चों को बताने नहीं है कि स्क्वायर में इतने होते हैं, रेक्टेंगल में इतने होते हैं और गोले में इतने होते हैं। बच्चों के आगे वो सारे टॉयज डाल दो और देखो, खुद से करके काउंट करने की कोशिश करने दो बच्चों को। ठीक है, तो वैज्ञानिक विधि है, लर्निंग बाय डूइंग है, इसमें बच्चे खुद से करके सीखते हैं, बच्चे खुद एक्टिव रहते हैं इसमें। ठीक है, तो ये लर्निंग बाय डूइंग है, अच्छी विधि है, वैज्ञानिक विधि, स्मॉल क्लासेज के लिए, वही तो मैं कह रही हूँ छोटी क्लासेज के लिए अच्छी है। अब ये तो इसकी अच्छी अच्छी बातें हो गई। अब इस हर एक चीज में पता है आपको, कुछ अच्छी चीजें है तो बुरी चीजें भी होंगी, तो दोष भी होंगे, तो क्या होंगे, देखो भाई टाइम तो ज्यादा लेते हैं ये भाई, बहुत सारी चीजें आप बच्चों के आगे डालोगे, एक तो बच्चों के लिए आपको सारी चीज अवेलेबल करवाना, हर एक एग्जाम्पल, ठीक है, और फिर उसके क्या है उदाहरण इतने सारे दे के फिर उसको एक निष्कर्ष पर पहुंचना, तो उसमें टाइम तो बहुत ज्यादा लगता ही लगता है। स्लो प्रोसेस है, धीरे धीरे प्रोसेस होती है ये। ठीक है, पाठ्यक्रम नोट कंप्लीटेड। अब इसमें ना जो आपका क्यूरिकुलम जो होगा ना, पाठ्यक्रम जो होगा ना, जो आपका सिलेबस जो होगा ना, वो क्या है, कंप्लीट नहीं हो पाता कई बार, क्योंकि इसमें बहुत स्लो प्रोसेस है। अगर बच्चे को समझ में नहीं आया तो हमें और एग्जाम्पल देने हैं। ठीक है, तो इसमें क्या है, बहुत स्लो प्रोसेस है, उसमें जो पाठ्यक्रम हमारा निर्धारित होता है ना, वो कई बार पूरा नहीं हो पाता। ठीक है, आगमन मेरे ख्याल से आपको आया होगा समझ में। इसका अपोजिट चल दो निगमन पे, दोनों एक दूसरे के एंटी का दुश्मन है एक दूसरे के। ठीक है, ये जो करेगा ना, ये हमेशा इसका उल्टा करेगा। ठीक है, आगमन और निगमन क्या है, एक दूसरे के दुश्मन है, एक दूसरे के अपोजिट है, एंटी पार्टी है ये। इसमें तो हम पहले एग्जांपल देते थे, बाद में नियम। इसमें पहले नियम बता दूंगी मैं और आपको बाद में उदाहरण दूंगी। संख्या का ही अपना लेके चलते हैं, सिंपल सा है। मैंने आपको संख्या का सीधा सा आपको नियम बता दिया, क्या है, किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि का बोध कराने वाले शब्दों को क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। मैंने आपको नियम बता दिया। ठीक है, अब मैं बोलूं उसके उदाहरण बताओ बेटा फटाफट से, तो बच्चे बता देंगे कि कोई व्यक्ति राम है, श्याम है, पुस्तक के बारे में बता देंगे। ठीक है, उसके बाद में एग्जाम्पल देंगे। पहले और मोस्टली देखो यही तो हम आज तक स्कूल में हमने निगमन विधि से तो पढ़ा है। हमें क्वेश्चन कैसे दिया जाता था, संख्या किसे कहते हैं, ऐसे तो दिया जाता था। ऐसा तो नहीं दिया जाता था कि पहले संख्या के उदाहरण बताओ फिर उनका निष्कर्ष। संख्या किसे कहते हैं, उदाहरण सहित बताओ, ऐसे ही तो क्वेश्चन आता था। हम यहाँ पर संख्या की परिभाषा दे देते थे और नीचे हम क्या देते थे, बहुत सारे उदाहरण देते थे। तो निगमन विधि, इसमें हम पहले नियम बनाते हैं, बाद में हम उदाहरण पेश करते हैं। इसमें हम पहले बहुत सारे उदाहरण देते हैं और फिर बाद में एक सामान्य सा नियम बना लेते हैं कि बेटा ऐसी ऐसी चीजें अगर आ जाए तो उनको हम क्या बोलते हैं, संज्ञा कहते हैं या नाउन बोलते हैं। इसका अपोजिट ज्ञात से अज्ञात सा, ये अज्ञात से ज्ञात, उल्टा बोला ना, एक दूसरे का एंटीक है। तो ये क्या चलेगा, अज्ञात से अज्ञात की तरफ। अज्ञात का मतलब क्या, देखो भाई नियम हमें रटवा दिए जाते हैं, चाहे आप मैथ के देखो, हमने आज ये वाला रूल देखा होगा ना, a + b का स्क्वायर, a² + b² + 2 रटा पड़ा है।
पता नहीं है क्या चीज है, स्टार्टिंग से मैं पता नहीं होता बच्चों को क्या चीज है क्या नहीं है, लेकिन हाँ फॉर्मूला रट लिया है, इससे रिलेटेड हम क्वेश्चंस करे जा रहे हैं ना। तो क्या हमें उस चीज के बारे में कुछ पता ही नहीं है, लेकिन हमने वो क्या है अज्ञात वो चीज हमारे लिए फिर भी हमने रट ली है। तो अज्ञात से हम ज्ञात की तरफ जाते हैं कि जैसे यहाँ पर देखो 100 प्लस 2 का स्क्वायर करेंगे तो आंसर जो आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है अज्ञात, अज्ञात यानी कि हमें वो चीज रटवा दी जाती है, पहले हमें किसी की परिभाषा कोई भी फॉर्मूला हमें रटवा दिया जाता है, ठीक है, उसके बाद हम ज्ञात की तरफ जाते हैं। क्लियर है। सामान्य से विशिष्ट की तरफ, सामान्य सा नियम बताएंगे हम आपको, पहले जनरल सा नियम बताएंगे आपको, फिर हम उसके विशिष्ट उदाहरण देंगे, फिर हम आपको स्पेशल उसके उदाहरण देंगे, ठीक है। तो निगमन विधि देखो ना एक दूसरे के अपोजिट चली हुई है, ये बिल्कुल एक दूसरे के अपोजिट। सूक्ष्म से स्थूल, सूक्ष्म से आपको उदाहरण दिया छोटा सा, एक लाइन का मैंने आपको संख्या की परिभाषा बताई है, उसके बाद देखो कितने सारे उदाहरण हम उसके दे सकते हैं। स्थूल छोटा सा नियम, बहुत सारे एग्जाम्पल, ठीक है। सूक्ष्म से स्थूल, माइक्रो टू मैक्रो, ठीक है। टाइम कम लगता है इसमें क्या होता है टाइम कम लगता है, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है हमें क्वेश्चन बच्चे को तरीके से रटवाना ही तो है, टाइम कम लगता है, प्रैक्टिस बेस होता है ये, इसमें हम जितनी प्रैक्टिस करेंगे ना उतना ही हमें याद होता चला जाएगा। कोई भी परिभाषा हो, कोई भी आपका ये फॉर्मूला हो, मैथ्स वगैरह किसी का भी, साइंस का ही ले लो या फिर एसएसटी का ले लो, कोई भी किसी भी चीज की परिभाषा आप जितनी रटते जाओगे, जितनी प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सबसे ज्यादा टीचर इसी मेथड को यूज करते हैं, ठीक है, ये ध्यान में रख लेना। सबसे ज्यादा कौन सी विधि अध्यापक यूज करते हैं, तो वो होती है आपकी निगमन विधि। कौन सी विधि सबसे ज्यादा प्रयोग में लाई जाती है, निगमन विधि। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सारे ही इंपोर्टेंट है, ये ऐसे आते हैं क्वेश्चन, कैसे आता है कि निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि का उदाहरण नहीं है, निगमन विधि की विशेषता नहीं है। आपको 3 तो एक जैसे दे दिए जाएंगे, देखो मान लो सपोज करो फर्स्ट आपको दे दिया निगमन विधि, निम्नलिखित में से कौन सा निगमन विधि की विशेषता नहीं है, पहले नियम बाद में उदाहरण, ठीक है, दूसरा ये दे देंगे अज्ञात से, और तीसरा सपोज करो ये दे दिया, ठीक है, 3 ऑप्शन हो गए, और फोर्थ उल्टा दे देंगे। ऐसे ही करते हैं वो विशेष से सामान्य की तरफ, ठीक है। 4 आपके पास ऑप्शन हो गए, तो ऑप्शन आपका ये वाला रॉन्ग हो जाएगा उधर, है ना। तो यहाँ पर ध्यान रखना ये ऐसे आते हैं इसमें क्वेश्चन। रट्टू तो इसमें ज्यादा होता है, रटना इसमें ज्यादा होता है, ठीक है। उसके बाद नॉट साइंटिफिक, ये वैज्ञानिक विधि नहीं है, ये विधि नॉट साइंटिफिक वैज्ञानिक विधि है नहीं। जो अगली जो हमारी विधि है वो है संश्लेषण विधि, यानी कि सिंथेसिस मेथड। देखो सिंथेसिस का मतलब क्या था, संश्लेषण का मतलब होता है जोड़ना, ठीक है। इस संश्लेषण में हम क्या करते हैं, टुकड़ों को जोड़ेंगे, अलग अलग टुकड़े होंगे और उनको हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जैसे आपने स्टार्टिंग में क्या पढ़े होंगे, ABCD पढ़ी होंगी, ठीक है। तो क्या थे, अलग अलग टुकड़े थे ना ABCD, ठीक है, या फिर क्या है, आपने अलग अलग टुकड़े थे। फिर आप जैसे जैसे बड़े हुए उन छोटे छोटे वर्णों को आपने क्या शब्दों में कन्वर्ट करना सीखा, ठीक है। जैसे क और ब कब बन गया, फिर आपने इनको वाक्यों में कन्वर्ट करना सीखा। तो क्या था, जो छोटे छोटे आपके वर्ण थे वे शब्दों में कन्वर्ट हुए, शब्दों के बाद आपके किस में कन्वर्ट हुए, वाक्यों में कन्वर्ट हुए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो छोटे छोटे अलग अलग ये टुकड़े थे, क्या अलग टुकड़ा था, ब अलग, फिर आपने इनको क्या कर दिया, जोड़ दिया, ठीक है। तो संश्लेषण विधि क्या होती है, टुकड़ों को जोड़ना। सिंथेसिस मेथड कैसे होता है, ज्ञात से अज्ञात की तरफ। हमें स्टार्टिंग से पता होता है क्या ABCD हमें रटवा दी जाती हैं, हमें वो चीजें ज्ञात होती हैं, उसके बाद हम किस पे, अज्ञात चीजों पर हमें जाते हैं। अनुमान से निष्कर्ष की तरफ, इसमें हम किस में चलते हैं, अनुमान से निष्कर्ष की तरफ। स्टार्टिंग में हमें ना क्या ये सिर्फ हमें रटवाए तो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमारा क्या होता है, अनुमान होता है, हम अनुमान लगाकर ही हम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। हमें स्टार्टिंग में पक्का कंफर्म नहीं होता है, हम अनुमान से चलते हैं, लास्ट में हम क्या करते हैं, निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। ये अमनोवैज्ञानिक विधि है, ठीक है, साइंटिफिक मेथड नहीं है, क्योंकि किसी भी चीज को रटना तो साइंटिफिक मेथड हो ही नहीं सकता। अवैज्ञानिक विधि है, क्योंकि हम इसमें चीजों को रटते हैं ना। मैंने अभी बोला कि एन आराम रटी तो रहे हैं, स्मॉल पार्ट्स को जोड़ना, वो मैंने बता दिया। संश्लेषण का मतलब यही होता है, नाम संश्लेषण जो हिंदी का वर्ड है ना, सिंथेसिस का मतलब यही होता है, टुकड़ों को जोड़ना। इसमें स्टूडेंट्स इनएक्टिव रहते हैं, इसमें स्टूडेंट्स मतलब खुद से कुछ करके कुछ नहीं सीखते, टीचर्स बोलते जाते हैं एन आर आम ABCD, टीचर खड़ा होकर खुद बोलता है और बच्चे क्या उसके पीछे पीछे बोलते रहते हैं, ठीक है। इसमें खुद से कुछ डिस्कवरी नहीं होती, खुद से कुछ खोज नहीं होती है, तो स्टूडेंट्स इसमें इनएक्टिव रहते हैं, रटते हैं, टाइम तो भाई कम लगता है, ठीक है, क्योंकि करके नहीं सीख रहे हैं, सिर्फ टीचर रटवा रहे हैं, तो टाइम तो कम लगेगा ही लगेगा।
तो ये थे आपके संश्लेषण। क्वेश्चन आ जाता है संश्लेषण विधि सबसे बेस्ट किसके लिए है, तो संश्लेषण विधि में क्या हम भाषा शिक्षण करते हैं। जो छोटे बच्चों के जो भाषण शिक्षण होता है ना, भाषा शिक्षण, हम कौन सी विधि से करते हैं, सिंथेसिस विधि से करते हैं। छोटे बच्चों के लिए मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। विश्लेषण विधि, ठीक है, विश्लेषण विधि के नाम से ही पता चल रहा हूँ, एनालिसिस करना किसी चीज का, क्या करना है, एनालिसिस करना। देखो मान लीजिए आपकी गाड़ी है, आपकी गाड़ी हो गई खराब, आप मैकेनिक के पास लेके चले गए और आप पूछोगे कि भाई इसमें क्या दिक्कत है, तो वो अपनी लैंग्वेज में कुछ बता देगा कि भाई इसके जो भारी है, जो इसकी मोटर है इसकी कार की, तो इंजन जो है उसमें यहाँ पर खराबी आई, कोई भी नाम ले देगा कि उस चीज में खराबी आ गई। अब हमें तो नहीं पता क्योंकि हमें उसके बारे में पता ही नहीं है, तो क्या करेगा, जैसे जैसे उसको इंजन खोलने के लिए बाहर से पहले ढक्कन खोलेगा कार का, फिर वो अंदर एक एक कलपुर्जे को हटाएगा, है ना, तो हम उसको देखते रहेंगे बिल्कुल एनालिसिस कर करके कि क्या क्या कर रहा है, ठीक है। उसके बाद में हम जैसे कि भी इस चीज में खराबी है, वायरिंग में शॉर्ट वगैरह कुछ भी आया हुआ, हम उसको देखेंगे, अच्छा ऐसे जोड़ रहा है, ऐसे जोड़ने से फिर उधर उसके अंदर क्या हो गया, हमारी गाड़ी स्टार्ट हो गई है, तो एनालिसिस कर रहे हैं हम हर एक चीज का। आइए बात सुनिए, यानी कि कहने का मतलब क्या हुआ, अब हम टुकड़ों को एक एक करके हटा रहे हैं ना, उससे हम जब टुकड़ों को हटा रहे हैं ना, देखो उसमें कार में जब हम टुकड़ों को एक एक करके हटा रहे हैं, तो वो तो एनालिसिस करना है, और फिर हम वापस से टुकड़ों को जोड़ेंगे ना, तो आपका क्या हो जाएगा, संश्लेषण हो जाएगा, है ना। तो विश्लेषण हम एक एक चीज को देखेंगे बिल्कुल। आपको आपने 6th 7th 8th में पढ़ी होगी, क्या थ्योरम वगैरह पढ़ी होंगी, उसमें क्या दिया होता है कि ये प्रूव करो, ये बताओ, ठीक है। जैसे कुछ भी दे दिया कि ये है जो ट्रायंगल है, क्या बोलते हैं इसको, ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, प्रूव करो। तो आप क्या करोगे, आपको ये बात पता नहीं है, आप प्रूव करके देखोगे, ठीक है। आप क्या करोगे, इसको प्रूव करके देखोगे, हर एक उसको पहले अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करोगे, इसके लिए एक अलग से थ्योरम है ना, उसको छोटे छोटे हिस्सों में उसको करोगे, लास्ट में आपका कंक्लूजन निकल जाएगा। तो क्या क्या है, देखो इसमें आपको निष्कर्ष पहले बता दिया जाता है कि निष्कर्ष ये हमारा दिया हुआ है कि तीनों कोणों का योग क्या होता है, 180 डिग्री होता है। निष्कर्ष से आप अनुमान पर पहुंचते हो, ठीक है। पहले आपका निष्कर्ष है, उसके बाद आप क्या है, अनुमान पर चलते हो। अज्ञात, ये चीजें हमें रटवा दी गई है, हमें लर्निंग बाय डूइंग से नहीं कि हमने, ये रटवा दी गई है, अज्ञात है, उसके बाद हमें ज्ञात हुआ कि हाँ भाई ये चीज ठीक है। आइए बात समझे, ये विधि वैज्ञानिक है, टाइम तो भाई ज्यादा लेगी क्योंकि लर्निंग बाय डूइंग है, बच्चे खुद से इसको करेंगे। हो सकता है बच्चे ऐसे अलग अलग तरीके के ट्रायंगल ले लें, ठीक है, और उनके हर एक एंगल को ऐसे मेजर करें और फिर उनको जोड़ के देखें। तो लर्निंग बाय डूइंग एक तरीके से टाइम ज्यादा लेती है। खोज विधि डिस्कवरी मेथड है, और इसमें स्टूडेंट्स क्या रहता है, एक्टिव रहता है। देखो संश्लेषण विधि सबसे बेस्ट अगर पूछा जाए ना छोटी क्लासेज के लिए, भाषा शिक्षण के लिए है। विश्लेषण विधि आपके अंक गणित हो गए, जो मैथ के होते हैं ना मोस्टली, अंक गणित हो गया, ठीक है, या फिर आपका बीज गणित हो गया, या फिर आपका ज्योमेट्री जो पोर्शन आप करते हो उसके लिए बहुत अच्छे। उसमें हमें पहले क्या होता है, एक रूल ही तो बता दिया जाता है ना, ठीक है। तो ये क्या हमारे मैथ के लिए अच्छी है, ये हमारी भाषा शिक्षण के लिए अच्छी है, और ये देखो छोटी क्लासेज के लिए, सबके लिए अच्छी है। छोटी क्लासेज के लिए ये मोस्टली फर्स्ट सेकंड तक इनका यूज होता है, ठीक है, क्योंकि इतना वो नहीं होता है कि हम एक एक चीज को बिल्कुल डिस्कवर करें, बच्चे को एक एक चीज बताएं, ठीक है। तो आगमन विधि है, ये निगमन विधि है, संश्लेषण और ये विश्लेषण। ये क्वेश्चन आया हुआ है कि मैथ के लिए सबसे अच्छी विधि कौन सी, विश्लेषण, भाषा शिक्षण के लिए ये वाली, छोटी क्लासेज के लिए ये वाली विधि। सबसे बेस्ट अगर पूछे ना छोटी क्लासेज के लिए तो आगमन विधि होती है। अगर भाषा और मैथ का जिक्र नहीं किया गया तो आगमन विधि सबसे बेस्ट होती है। निगमन विधि का कहीं पर रोल नहीं होता है। और अगर क्वेश्चन ये आता है इसमें से तो कि सबसे ज्यादा कौन सी विधि यूज होती है, टीचर सबसे ज्यादा कौन सी विधि यूज करते हैं, अध्यापक सबसे ज्यादा कौन सी विधि से पढ़ाते हैं, हम कौन सी विधि से पढ़े, निगमन विधि से। हमें भी तो हर चीज पहले रटवा दी जाती थी, परिभाषा वगैरह रटवा दी जाती थी, तो सबसे ज्यादा निगमन विधि से ही पढ़े हम, जबकि वो बिल्कुल भी वैज्ञानिक नहीं है, ये शिक्षक केंद्रित विधि है। आई बात समझिए, तो मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आया होगा, और चारों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। थैंक यू।